जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छा है। जैसा कि आप जानते ही हो, हमारा रोज का ये इंट्रोडक्शन होता है, इसमें कोई बहुत बदलता नहीं है। मैं भारतेंदु मिश्रा, एपीएस इंस्टीट्यूट से फिजिक्स टीचर, आप सब लोगों के सामने आज जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है हीट। जैसा आप जान रहे हो कि कैलोरीमेट्री का हमारा ये सीरीज चल रहा है, तो ये कैलोरीमेट्री का हमारा तीसरा सीरीज है जिसका नाम है हीट। आज हम चर्चा करने वाले हैं हीट के बारे में कि हीट क्या है। आइए साहब, हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, हीट के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा हम पहले से पढ़ के बैठे हैं और आज फिर से आपको बताने जा रहे हैं कि एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, ध्यान रखिएगा, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ऐसा देखा जाता है कि एनर्जी का ट्रांसफर दो तरीके से होता है। जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ये दो तरीके से होता है। एक का नाम होता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एक का नाम है मैकेनिकल मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और एक का नाम है नॉन मैकेनिकल मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जो एनर्जी ट्रांसफर होता है इसके दो मेथड होते हैं। एक का नाम होता है मैकेनिकल मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और एक का नाम होता है नॉन मैकेनिकल मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। होता क्या है, जो मैकेनिकल मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है इसमें हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। हम वर्क डन करते हैं और इस वर्क डन के वजह से एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। एनर्जी ट्रांसफर होता है। एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, आप ध्यान से सुनिए, जब वर्क डन से एनर्जी ट्रांसफर होती है, जैसे मान लीजिए आप दौड़ने चले जाइए, आप दौड़िए, तो आप दौड़ेंगे तो क्या होगा, आप मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, मतलब आपको गर्मी होने लगता है, पसीना होने लगता है, वो बॉडी के टेम्परेचर को कम करने। तो आपने क्या किया, वर्क किया, तो वर्क एनर्जी में ट्रांसफर हुआ। अच्छा, आप साइकिल चला रहे हो तो क्या हो रहा है, आप साइकिल चलाते हो तो आप वर्क करते हो तो उसकी वजह से साइकिल आगे बढ़ती है। क्लियर हुआ, तो वर्क से एनर्जी पैदा हुआ। ठीक है, वर्क से क्या हुआ, एनर्जी आया। और बहुत सारे तरीके हैं वर्क से एनर्जी के। जैसे हम ऊपर से पानी गिराते हैं टरबाइन पे, और वो टरबाइन क्या होता है, नाचता है, जिससे बिजली पैदा होता है। क्लियर है, तो हम वर्क किए और वर्क से एनर्जी पैदा हुआ। क्लियर है, हम वर्क करते हैं, वर्क से क्या होता है, एनर्जी पैदा होता है, यह एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो ये जो है क्या हो, जैसे मान लीजिए, आप छोटा सा चीज समझिए, आप क्या करते हो, जैसे पानी ले लीजिए, पानी यहाँ आप टब में भर लीजिए, टब में पानी रख के हाथ डाल के पूरा हिलाइए, तो आप क्या कर रहे हो, वर्क करते हो। तो वर्क करते हो तो वर्क क्या होता है, उसमें एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी हम वर्क करते हैं उस वर्क से क्या होता है, एक एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो अगर वर्क करके हम एनर्जी ट्रांसफर करें तो इसको मैकेनिकल मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। क्लियर है, और अगर हम लोग एनर्जी ट्रांसफर करें, एनर्जी ट्रांसफर अगर एनर्जी ट्रांसफर करें विदाउट मैकेनिकल वर्क, क्या करें भैया, विदाउट मैकेनिकल वर्क, मतलब हमने क्या किया, कोई मैकेनिकल वर्क नहीं किया, हमने कोई वर्क नहीं किया, बिना वर्क किए ही एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना वर्क किए जब एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, बिना वर्क किए जब एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, तो ये कैसे होता है, जैसे देखिए हम यहां पे बता रहे हैं ये कैसे होता है। मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये कोई दूसरी बॉडी है। ठीक है, तो ये दो बॉडी हैं, इनके टेम्परेचर का डिफरेंस अगर इसका 20 डिग्री है और इसका 30 डिग्री है, तो इससे एनर्जी इसमें जाता है, क्योंकि ये हॉट बॉडी है और ये कूल बॉडी है। तो हॉट बॉडी से एनर्जी क्या होता है, कूल बॉडी में जाता है। तो यहां बिना मैकेनिकल वर्क के ही एक बॉडी से एनर्जी दूसरे बॉडी में चला गया।
तो ये जो एनर्जी का मेथड है, एनर्जी ट्रांसफर का मेथड है, ये नॉन मैकेनिकल मेथड है। ये एनर्जी ट्रांसफर विदाउट मैकेनिकल वर्क है, और यही जो एनर्जी ट्रांसफर विदाउट मैकेनिकल वर्क के होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं साहब, हीट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम? हीट का नाम देते हैं। क्लियर है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप आज से कि एनर्जी ट्रांसफर के दो तरीके होते हैं। कौन कौन? एक मैकेनिकल मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और एक होता है नॉन मैकेनिकल ऑफ एनर्जी मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जो मैकेनिकल मेथड होता है, इसमें हम वर्क करते हैं और वर्क से एनर्जी ट्रांसफर होता है। जो नॉन मैकेनिकल होता है, इसमें क्या होता है, बिना वर्क के एनर्जी ट्रांसफर होता है, और इसमें जनरली जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तो उस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से उन दो बॉडी के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होने लगता है। समझ में आया? क्लियर है? मतलब क्या है कि जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे सूर्य है, सनलाइट, सन से के सामने आप खड़े होते हो, तो सन से जो लाइट आती है उससे वो एनर्जी हमको ट्रांसफर होता है, हमको एनर्जी मिलता है, हमको उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। हमको यहां से सूर्य के पास जाना नहीं होता है, या सूर्य को देख के वर्क नहीं करना होता, हम चुपचाप सोए हुए हैं, लेटे हुए, अपना एनर्जी आ रही है हमारे पास। तो ये नॉन मैकेनिकल मेथड है, इसमें हमने कोई काम नहीं किया। ठीक है? जैसे गर्मी के दिनों में, अभी ठंडी के दिनों में, जैसे जाड़े के समय में क्या होता है, आप आग तापते, आग ऐसे है, वहां आग के सामने आप बैठ जाते हैं, तो क्या हुआ, वहां आग जल रही है, हम खड़े हैं या बैठे हैं, तो वहां से एनर्जी हमारे पास आती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है बिना किसी मैकेनिकल वर्क के, फिर हम भी गर्म हो जाते हैं। होता है ना, आग तापते हम भी गर्म हो जाते हैं। बहुत लोग ठंडी का मौसम में नहाना वहाना बंद कर दिए होंगे, बहुत सारे लोग ठंडी के मौसम नहाना बंद कर दिए, कई लोग अपना आग के सामने बैठे रह रहे होंगे, पूरा हीटर उटर जला के बैठ रहे हो, एकदम ठंडी लग रहा है। तो क्या है, वहां नॉन मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर है, लेकिन आपको ठंडी लग रहा है, आप गए सुबह उठ के 2-3 घंटा, आधा 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिए, तो आपने मैकेनिकल वर्क किया, आप दौड़ रहे हो, आपने मैकेनिकल वर्क किया, उस मैकेनिकल वर्क से एनर्जी ट्रांसफर हुआ, एनर्जी आई। तो दो तरह का मेथड है एनर्जी के ट्रांसफर का, एक मैकेनिकल होता है और एक नॉन मैकेनिकल होता है। क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट हमारा था, हीट वाले कंसेप्ट का पहला पॉइंट था कि एनर्जी ट्रांसफर का दो तरीका होता है, एक मैकेनिकल वर्क से, एक नॉन मैकेनिकल वर्क से। ये आपको बता दिया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि आप बहुत दिनों से जान ही रहे हैं कि हम लोग बात करते हैं, ये कौन है साहब, ये ए है, और इसका जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है? ये है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है इसके पास। अच्छा भैया, ये कौन है साहब, बी है, बी है, इसका टेम्परेचर हमने मान लिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड का है। तो आप देख सकते हैं दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, हॉट बॉडी हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम है तो ये क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। और आपको तो पता है कि जब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, तो ऐसा देखा जाता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ऐसे जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ एनर्जी जो है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती है, और ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है यहाँ कोई वर्क नहीं होता, मतलब विदाउट मैकेनिकल वर्क के। क्लियर है? तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कैसे, बिना मैकेनिकल वर्क के। और आप तो जान ही रहे हैं ये ट्रांसफर कब तक चलता है, तब तक चलेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, तब तक ट्रांसफर चलता रहता है। ये हो गया ना? तो समझ ही रहे हैं आप। तो इसमें क्या है कि इसी को क्या कहते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर अगर बिना मैकेनिकल वर्क के होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। तो हीट का डिफिनेशन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इज नोन एज हीट। क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इज नोन एज हीट। क्लियर है? हीट को हम लोग क्या करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा हमेशा इसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं कि मन में आ जाए कि चार्ज को तो हम लोग कैपिटल Q से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल q से भी डिनोट करते हैं, तो क्यों ना हीट को भी ऐसा कर ले। तो याद रखिएगा हीट को ऐसा नहीं करेंगे, केवल कैपिटल Q से हम डिनोट करते हैं हीट को। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा हीट का है। अब तीसरा कंसेप्ट हीट के बारे में समझते हैं थोड़ा, क्या है ध्यान दीजिएगा। तीसरे कंसेप्ट में अगर हम हीट के चलें तो क्या होता है, सुन लीजिए। ये जो साहब आपके सामने मैंने हीट लिखा है, इसके बारे में कई सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात आप जान लो, हीट का सिंबल। हीट का सिंबल होता है बेटा कैपिटल Q, याद रखिएगा। दूसरी बात क्या होती है जान लीजिए, हीट के अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो अगर इसके सीजीएस सिस्टम में हम यूनिट की बात करते हैं तो वो होता है बेटा अर्ग। अगर इसका हमने एमकेएस सिस्टम में यूनिट के बारे में बात किया या एसआई सिस्टम में यूनिट की बात किया तो ये होता है जूल। यार याद रखो ना, हीट क्या एक प्रकार का एनर्जी है, तो जो एनर्जी का होगा वही इसका भी होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसके लिए पूरा एकदम रिसर्च करने लगे तो बेवकूफी है, बस खाली जानना है, बस बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अच्छा भैया अब देखो इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब वह यूनिट जो हम हमेशा यूज करते रहते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो हीट का कैलोरी होता है। जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो हीट का क्या होता है, कैलोरी होता है। हीट जो है एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है, और हीट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कई लोग दिमागदार होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हीट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर मान लेते हैं, तेज है ना, तेज है तो तेज लोग ये सब कर लेते हैं, अंडा बंड काम करेंगे। क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो किया तो वो हॉट बॉडी हो गया, ये कोल्ड बॉडी हो गया, तो हॉट से कोल्ड में फ्लो कर रहा है। इस वजह से क्या कहेंगे, अच्छा भैया वो हॉट है, अच्छा ये कोल्ड है। तो डायरेक्शन बता देंगे कि हीट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। तो ये हम नहीं करना है, मतलब कुछ मतलब पूरा एकदम अंडे के बंड करके बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं, जो मन हुआ अपना करे जा रहे हैं, नहीं पता है कर दिए, ऐसा नहीं करना रे। क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और यह पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। यह पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा, अभी जस्ट हम आपको साइन कन्वेंशन में बताएंगे। अगली बात याद रखिए, अगर हीट का हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखने का प्रयास करें तो अगर बच्चा रे हीट का हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो हीट का डायमेंशन फार्मूला ml²T⁻⁻² होता है। तो ये एक पॉइंट है हीट के बारे में हमारा, जो आपके सामने मैंने बता दिया। सुन लीजिए, हीट का सिंबल Q होता है, हीट का सीजीएस में यूनिट अर्ग होता है, एसआई या एमकेएस में जूल होता है, प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी होता है। अब ध्यान दो, एक बात यहाँ पे याद रखना, इस चीज के लिए हम एक बात यहाँ बताने चाह रहे हैं कि 1 किलो कैलोरी जो होता है वो बेटा 1000 कैलोरी के बराबर होता है, 1000 कैलोरी के बराबर होता है। कई जगह हम देखते क्या है कि किलो कैलोरी को कैपिटल C से डिनोट कर देते हैं, इसको इससे कैपिटल C से, और इसको क्या करते हैं तो स्मॉल c से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो तकलीफ में बायोलॉजी वगैरह में हम जब पढ़ते हैं तो जनरली कैलोरी को, किलो कैलोरी को कैपिटल C से और इसको स्मॉल c से डिनोट करते हैं। अरे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी नहीं बनता है, एटीपी वगैरह की बात करते हैं जहां पे, तो उस जगहों पे ऐसे करते हैं। जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो परेशान नहीं होना है, उसको ध्यान देंगे, ऐसे होता है। तो ये रहा हमारा हीट का अगला पॉइंट। हीट के नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, सुनिएगा समझिएगा। अगर
हम हीट के साइन कन्वेंशन की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हीट के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, हम लोग हीट के साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन को हिंदी में कहा जाता है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, मतलब साइन कैसे कैसे हम यूज करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फिजिक्स का है तो फिजिक्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री के हिसाब से हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री वाले सावधानी रखेंगे, अगर केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हों तो फिजिक्स का कुछ दिन बाद पढ़ने का प्रयास करें। थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकती है, हो सकता है कि आप बेहोश भी हो सकते हैं, हो सकता है कोमा में भी चले जाएं, तो उसके लिए फिर हमें दोषी न दीजिएगा। इसलिए ये फिजिक्स का है, बार बार बोल दे रहा हूं मैं, ये फिजिक्स का है, फिजिक्स का है, तो फिजिक्स के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन में क्या है, देखिए अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, याद रखिएगा, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे मैं हूं अगर हीट ले रहा हूं, तो अगर कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। तो अगर सिस्टम जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम क्या है, ये सिस्टम बोला, सिस्टम क्या है, सीधी सी बात है, आगे आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी सिस्टम के बारे में बताएंगे। और आज बस इतना सा जान लीजिए सिस्टम का मतलब, अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और आप इस वीडियो को देख करके फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए मैं सिस्टम हो गया। और आगे अगल बगल के जो लोग हैं, जब आप पढ़ रहे होंगे तो अगल बगल में आपके मम्मी पापा, भैया भाभी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होगा, वो सब क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग। क्लियर है। आप मान लीजिए रास्ते से जा रहे हैं, आपकी वाली आपके साथ जा रही है, तो उस केस में जो आपकी वाली है आप उससे बात कर रहे हैं, तो आपकी सिस्टम हो गई, और अगल बगल वाले क्या हो गए, सराउंडिंग हो गए। ठीक, आप कॉलेज में बैठे हैं, कोचिंग में बैठे हैं, इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, सामने किसी को देख रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सिस्टम, और बाकी सब क्या हो गया, सराउंडिंग। जैसे ये मार्कर से मैं लिख रहा हूं, तो ये मार्कर क्या है, सिस्टम, बाकी सब यहाँ जो भी है, मैं हूं, सब चीज क्या है, सराउंडिंग। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सिस्टम होता है, अगल बगल में जो भी है उसके आसपास में सराउंडिंग। ठीक है ना, इसलिए तुमको पता भी, हम लोग सिस्टम भी बोल लेते हैं, करे यार सिस्टम का क्या हाल चाल है, बताए नहीं, तुम पूछते हो ना दोस्तों से, इसलिए उसको भी सिस्टम बोलते हैं। तो अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई हीट एब्जॉर्ब करेगा कोई, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो बढ़ने को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो याद रखना ये क्या होगा, पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा, अगर हीट रिलीज करेगा बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, मतलब मैं एनर्जी को निकाल रहा हूं, हीट को निकाल रहा हूं, ठीक है, तो अगर सिस्टम हीट को निकाल रहा है, तो उस केस में जो हीट होगा वो क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी घटने लगेगी, तो ये निगेटिव याद रखिएगा। और अगर नो हीट एब्जॉर्ब एंड नो हीट रिलीज, तो उस केस में हम इसको क्या मानेंगे, जीरो। तो याद रखिएगा साइन कन्वेंशन क्या है, क्यू के साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। जब आगे पढ़ेंगे तो वर्क के साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे तो इंटरनल एनर्जी के साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, और तीनों जब पढ़ लेंगे तो एक साथ एक चार्ट बनवा के आपको बता देंगे कि किसका साइन कन्वेंशन क्या होता है। लेकिन याद रखिएगा हम ये फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रहे कि जब हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बेहोश नहीं होना है, होश में रख के फिजिक्स के बारे में बात करना है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे सामने हो गया ये, तो ये साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट है। अब देखते हैं साहब, अगर हीट के साइन कन्वेंशन की बात हो गई तो अगले कंसेप्ट में हम लोग चलते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हीट के साइन कन्वेंशन के बाद हम लोग का जो चर्चा होने वाला है टॉपिक, अगले टॉपिक के बारे में बात करें। अगला नेक्स्ट ऐसे छोटा सा पॉइंट आप जान लें, सुनिए ध्यान से। होने वाला क्या है वो जानते हैं। मान लीजिए ये जो है एक कोई सबस्टेंस है, अरे कोई आदमी है, मान लो ए, ठीक है, ये ए आदमी है कोई, ऐसे हमने मान लिया।
या हम किस ए आदमी को मान लिया, चलो ये आदमी ही मान लेते हैं, ये वर्क कर रहा है, छत पे खड़ा होकर के अपना एक्सरसाइज कर रहा है। तो एक्सरसाइज करेगा तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल वर्क कर रहा है, और मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। तो ये बंदा, इसको कुछ एनर्जी जो है वर्क के द्वारा मिला। किससे मिला, वर्क किया, वर्क डन से इसको मान लो 2 जूल का एनर्जी मिल रहा है। वर्क डन से 2 जूल का एनर्जी इसको मिल रहा है। अच्छा भैया, सामने में क्या है, सामने में क्या है, वो गाना सुने हो ना, सामने वाली खिड़की पे एक चांद सा टुकड़ा रहता है। तो ये ए है और ये बी है। तो ये ए के सामने वाली खिड़की पे जो चांद का टुकड़ा है, ये इसको एक्सरसाइज करते करते देख भी रहा है। तो देख रहा है तो वहां से भी इसको कुछ एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, वहां से भी कुछ एनर्जी मिला। ये जो ऐसे मैं मजाक के लिए कर रहा हूं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कि यहां से, लेकिन हाँ एक बात है, देखने के बाद आदमी जोश में आ जाता है तो एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो है क्या, इसको एक दूसरी कोई बॉडी है और ये बॉडी क्या कर रही है, इसका टेम्परेचर मान लो ज्यादा है और इसका टेम्परेचर मान लो कम है। तो यहां से इस बॉडी के द्वारा इसको हीट के द्वारा एनर्जी मिल रहा है। तो इसको हीट के द्वारा जो एनर्जी मिल रहा है, मान लो 3 जूल की एनर्जी मिल रही है। ये कोई बॉडी ए है, ये वर्क कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, पूरा अपना दौड़ना कूदना शुरू कर दे, तो दौड़ कूद रहा है तो उस समय इसको एनर्जी 2 जूल की मिल रही है। ये दूसरी बॉडी के बगल में है, तो इसका जो है क्या हुआ कि इसके वजह से टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से इसको एनर्जी मिल रहा है 3 जूल का। एक छोटा सा बात कर रहा हूं, तो इस बॉडी के पास जो नेट एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, 2 जूल और प्लस 3 जूल मिलके कितना हो जाएगा, 5 जूल। और ये जो 5 जूल हो जाएगा एनर्जी, अब क्या होगा, ये 5 जूल, ये पूरा का पूरा 5 जूल अब इस बॉडी की इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इस बॉडी की पूरी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। और तब इस बात का कोई मतलब नहीं होगा कि इसको 2 जूल वर्क से मिला है और 3 जूल हीट से मिला है, क्योंकि ट्रांसफर हो जाने के बाद पूरी की पूरी एनर्जी उस बॉडी के इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और तब उस पूरे एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी के रूप में ही ट्रीट करते हैं। ये नहीं मतलब होता है कि वर्क से आया है कि हीट से आया है। क्लियर हो गया। जैसे सीधे सीधे शब्दों में समझ लो कि मान लो आपके पास मिल्क हो, दूध, 2 लीटर दूध रखे हो, आधा लीटर पानी रखे हो, अलग अलग है, तुमको पता है कि अलग अलग है, लेकिन तुमको किसी को देना हो तो 2 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला के दे दो, तो वो आदमी ऐसे नहीं पहचान पाएगा कि ये कितना है, कितना इसमें पानी मिला है और कितना क्या है दूध मिला है। बाद में वो क्या कहेगा, वो पूरा का पूरा दूध ही है। वो अलग बात है कि वो मशीन लगाएगा तो उसमें फैट के कंटेंट पता चलेंगे तो उससे वो बता देगा, लेकिन ये वो भी नहीं बता पाएगा कि आधा लीटर पानी मिला है 2 लीटर में, ये बताना मुश्किल है। उसी तरह से इसको 3 जूल इधर से मिला, 2 जूल इधर से मिला, तो कुल मिला जुला के जब मिल गया तो ये हो गया। तो अब इसके पास 5 जूल की क्या है, टोटल और टोटल इंटरनल एनर्जी हो गई। क्लियर है। तो किसी बॉडी को एनर्जी जो है 2 तरह से बताए हैं, नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल। तो मैकेनिकल के द्वारा 2 जूल आया और नॉन मैकेनिकल के द्वारा 3 जूल आया, और बाद में दोनों मिलके क्या हो गए, इसके इंटरनल एनर्जी पे काम करने लगे। भविष्य में पढ़ाएंगे, यही जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करता है। तो आज नहीं, बाद में बात होगी। तो यही जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसी सब का चर्चा होगा, इसी तरह की बातों पे चर्चा होगी। क्लियर है। तो ये आपके सामने वर्क डन की कहानी हो गई। क्लियर है। तो ये जो है एनर्जी के कन्वर्जन की बात हो गई। अब देखिए हुआ क्या, जैसे अब सब लोग चल रहा था, शुरू में तो लोग ये माने कि जो हीट है वो लिक्विड है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। शुरू में तो कई लोग ये मानने लगे, बाद में धीरे 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 अपना कंसेप्ट बदलता गया, लोग मानते गए। बाद में कंसेप्ट ये चला कि नहीं भैया, 2 बॉडी में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी के बीच में हीट का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो उसके बाद भी जो है
अभी ये कंसेप्ट नहीं बन पा रहा था कि क्या वर्क और हीट दोनों एक जैसे हैं, क्या वर्क और हीट क्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्या वर्क इज द सेम एज हीट या वर्क इज इक्विवेलेंट टू हीट, कैन वी चेंज द वर्क इनटू हीट, क्या हम वर्क को हीट में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। तो ये बात चल रही थी। तो उसी बीच एक साइंटिस्ट जो है जिनका नाम था जूल, जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की सहायता से उन्होंने प्रूव करने का प्रयास किया कि हाँ भैया वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ जूल वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, तो आइए साहब नेक्स्ट स्टेप में वी कैन समझिंग अबाउट द जूल एक्सपेरिमेंट या वी वांट टू नो अबाउट द जूल एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग जो बात करेंगे वो जूल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। जो जूल चाचा थे, चाचा नहीं बाबा ही रहे होंगे, बहुत पुराने हैं वो, तो जूल बाबा कहिए, चाचा कहिए, दादा कहिए, जो कहना हो कहिए, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं साहब क्या उनका एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे मशीन लिया, मतलब एक कंटेनर लिया, ये कौन सा मशीन है, ये तो कंटेनर है, एक कंटेनर लिया। अब उन्होंने क्या किया, इस कंटेनर में ऐसे एक डंडा लगाया, ऐसे एक डंडा लगाया। आप लोग देखे होंगे कि एक कंटेनर में जो डंडा लगाया, इस डंडे को लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, इसमें ऐसे ऐसे पंखे लगे थे, ऐसे ऐसे जो है उसमें पंखे लगे थे, फैन टाइप के लगे हुए थे, ये अपना ऐसे थे, ऐसे टाइप के थे, ये ऐसे है और इसमें ऐसे ऐसे फैन लगे थे और ये ऐसे ऐसे नाचने के लिए फ्री था, ये ऐसे ऐसे जो है घूमने के लिए फ्री था, ये ऐसे ऐसे नाच सकता था। क्लियर है, ऐसे ऐसे नाचता है। जैसे आपको मैं बताऊं तो ये देखें आप, जैसे ये आपके सामने मैंने लिया है, ये झुनझुन्ना है बच्चों के खेलने वाला, तो ऐसा मत समझना आप खेल रहा है, ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये इसके पंखे हो, ये इसके पंखे हो, तो ये ऊपर है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पंखे लगे थे और ये ऐसे ऐसे नाचने के लिए फ्री था, ऐसे ऐसे। अब ये कैसे नाचता है, ये कैसे नाचता है, तो देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक पुली लगाया, ऐसे पुली लगाया और इसको एक रस्सी से ला करके इस पुली से ऐसे इसको ऐसे लटका दिया, और लटकाने के बाद ऐसे इसका मास उन्होंने एम रख दिया, ऐसे एम मास के ब्लॉक को इससे लटकाया। तुमने देखा होगा यार, अगर तुम लोग गांव वगैरह में रहते होगे या गांव गए होगे, मान लो जो स्विट्जरलैंड से आया उसको तो नहीं पता होगा, लेकिन स्विट्जरलैंड में भी होता है कि गांव वगैरह से जो आया होगा वो देखा होगा, उसको पता होगा। ये ज्यादा आवाज करे इसको रख दे रहे हैं, दोबारा में झुनझुना हो जाएगा। तो जो उस केस में क्या होता है, सुनना, उस केस में क्या होता है कि तुमने देखा होगा कि तुम्हारे यहाँ जैसे गन्ना हो, गन्ना, तो गन्ने का जो गुण बनता है, तो गुण बनाने से पहले रस जो है उसको निकालते हैं। या तुमने रोड पे देखा होगा गन्ने का जूस बेचते हैं, गन्ने का जूस बेचते हैं रोड पे, तो क्या होता है, जो मशीन होती है, जो अगर उस गन्ने को देखोगे वो जो वाला, तो ऐसे डंडा लगा होता है और ऐसे वो मशीन होता है, ऐसे यहाँ पे बैल लगाए होते हैं या आदमी जो भी होता है, ऐसे ऐसे इसको घुमाता है। और जब ये ऐसे ऐसे इसको घुमाता है ये, तो ये देखो होगा क्या कि ये जो है ये ऐसे ऐसे घूमता है, ये तो ये दोनों जो होते हैं वो ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं। ठीक है, जब ये ऐसे ऐसे घूमता है तो उस केस में जब ये देखो ऐसे है ये दोनों, और ये जो है जब ये ऐसे 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 घूमने का प्रयास करता है तो ये ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, और इसी के बीच में जो है ऐसे गन्ना लगा देते हैं, और जब ये ऐसे ऐसे घूमता है तो इस गन्ने को फेर देता है पूरा, ऐसे जूस निकल जाता है। यही होता है, यही कंडीशन होती है। तो है क्या, इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि जब ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आएगा, उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि जब ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आएगा तो ये यहाँ ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, ये नीचे आएगा और ये ऐसे 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 घूमेगा। तो हुआ क्या, उन्होंने ये देखा
कि इसके लिए उन्होंने यहाँ पूरा वाटर ले लिया, और वाटर लेने के बाद इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया उन्होंने, और इस थर्मामीटर पे अभी करंट टाइम में जो इस वाटर का टेम्परेचर था थीटा इनिशियल थीटा नॉट, उन्होंने मेजर कर लिया। और मेजर करने के बाद जब इसको वो नीचे लाए, जब उसको ये नीचे लाए, जैसे तुमने देखा होगा घर में जो वो मर्चा उर्चा काटने वाला होता है, जो चॉपर टाइप का होता है ना, सब्जी उब्जी जैसे कुछ काटना हो तो ऐसे रस्सी रहता है, उसको खींचते हैं, ऐसे रहता है, हिलने लगता है, देखना ऐसे मिलता है मार्केट में, ऐसे खींचते हैं तो ऐसे ऐसे होता है। उसी तरह से जब उसको ये खींच रहे थे, ऐसे खींच रहे थे तो ऐसे ऐसे नाच रहा था। तो कैसे खींच रहे थे कि इस ब्लॉक को उन्होंने, एम मास के ब्लॉक को यहां तक लाने का प्रयास किया, और ये एच हाइट था। तो जब यहां से यहां लाए तो उन्होंने यहां वर्क निकाला W, तो W उनको मिला mgh, ठीक है। और जिस W यहां से यहां आने पे इस थर्मामीटर को उन्होंने रीडिंग देखा, तो थर्मामीटर की रीडिंग जो थीटा फाइनल हो गया बाद में, तो यहां से उन्होंने डेल्टा थीटा निकाला, तो डेल्टा थीटा बराबर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल आया, और यहां से उन्होंने हीट का फार्मूला लगाया ms डेल्टा थीटा। अभी ये कहां से आया, अभी आपको अगला जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताएंगे। आज बस सुन लीजिए, मेरी बातों को थोड़ा सुन लीजिए, मान लीजिए मैंने कह दिया तो ये Q जो है ms डेल्टा थीटा हुआ। और जब वो यहां से उनको मास पता था, हाइट पता था, G का वैल्यू पता था, इस यहां से उन्होंने कैलकुलेट किया, और यहां से भी उनको मास पता था इस लिक्विड का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता थी, और डेल्टा थीटा भी पता था। तो इन्हां से जब कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद वो क्या पाए, उन्होंने ये देखा कि ये जो W है ये प्रोपोर्शनल है Q के, मतलब जैसे जैसे ये वर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे Q का भी वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे ये W चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये Q चेंज हो रहा है। ये प्रोपोर्शनल है, बराबर नहीं कहा उन्होंने बराबर नहीं कहा, उन्होंने कहा ये प्रोपोर्शनल है। बाद में चूंकि आप तो जान ही रहे हैं, ये परंपरा चली आ रही है दुनिया से कि आप पढ़ लिख लेते हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, तो आप डॉक्टर बन जाएंगे तो अपना नर्सिंग होम खोलेंगे, तो आप अपने नाम पे खोल लेंगे, अपने मम्मी के नाम पे खोल देते, अपने पापा के नाम पे खोल देते, अपने दादा के नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे खोल देते हैं, बच्चे के नाम पे खोल देते, कुछ ना कुछ अपने नाम पे कर देते हैं, या भगवान के नाम पे कर देते हैं। उसी तरह से जूल साहब जब ये कर रहे थे तो उन्होंने अपने नाम का ही प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि W बराबर हो जाएगा JQ। उन्होंने बोला कि जो W है वो JQ के बराबर होगा, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो J है साहब, ये जो J है, ये उन्होंने बोला कि J जो है यह एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। J जो है एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये जो J है ना ही ये फिजिकल क्वांटिटी है और ना ही यह एक कांस्टेंट है। उन्होंने बोला कि ये जो J है ना ही ये फिजिकल क्वांटिटी है ना ही ये कांस्टेंट है। तो ये है क्या? ये जो है साहब, इसको उन्होंने बोला कि यह एक कन्वर्जन फैक्टर है। क्या है साहब? यह एक कन्वर्जन फैक्टर है। उन्होंने कहा कि जो J है ना ही कोई फिजिकल क्वांटिटी है और ना ही ये कोई कांस्टेंट है, यह एक कन्वर्जन फैक्टर है। और उन्होंने बताया कि ये जो J होता है इसका वैल्यू 4.18 जूल पर कैलोरी होता है, जूल पर कैलोरी होता है, या इसी को बाद में कहा 4.2 जूल पर कैलोरी होता है। इन्होंने बोला कि ये जो J है ना ही फिजिकल क्वांटिटी है ना ही कांस्टेंट है, यह एक कन्वर्जन फैक्टर है जिसका वैल्यू 4.1 जूल पर कैलोरी या 4.2 जूल कैलोरी होता है। अब ये कहां से उन्होंने लगाया? अरे भैया ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि ये 5 है और इधर 10 है, तो आप क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को यही जो आया, उन्होंने इधर से W निकाल लिया, इधर से Q निकाल लिया, और बाद में जब देखा तो दोनों के वैल्यू में डिफरेंस 4.18 या 4.2 का था, वहीं यहां रख दिया और इससे पता चल गया कि W जूल में Q में बदल गया।
बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से उन्होंने ये कंसेप्ट लाया। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं साहब, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसी को क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू 4.18 जूल पर कैलोरी इंटू क्यू। याद रखिएगा, या इसी को लिखते हैं 4.2 जूल पर कैलोरी इंटू क्यू, ये W है। अब देखिए साहब, ये उनका एक्सपेरिमेंट था जूल साहब का। ये जूल साहब का क्या था, एक्सपेरिमेंट था कि जूल साहब ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया और उन्होंने कहा कि अगर किसी बॉडी के द्वारा होने वाला मैकेनिकल वर्क W हो और उस मैकेनिकल वर्क की वजह से होने वाला हीट जो जनरेट हुआ वो Q हो, तो हीट W Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ J आता है, ना ही ये फिजिकल क्वांटिटी है, ना ही ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कन्वर्जन फैक्टर है, और ये आपके सामने कहानी है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा छोटा सा बात समझते हैं हम लोग क्या होता है आगे। इसी को हम थोड़ा सा मिटाएंगे। अब इस फिगर को मिटा दे रहे हैं और आपसे मैं ये कहूंगा कि जब आप पढ़ते हो तो बैठ करके मोबाइल एकदम आराम से चलाइए, और मोबाइल चला करके पढ़ने के लिए मोबाइल लेते हैं तो पढ़ा ही करिए, ये नहीं कि कुछ और चला करके अपना देख रहे हैं, रील देख रहे हैं। ठीक है, आजकल तो फेमस हुआ है ना पतली कमरिया वाला, देख ही रहे होंगे आप लोग हैं। जिसका पतला कमर है वो भी वीडियो बना रहा है और जिसका कमरा हो गया वो भी वीडियो बना रहा है। तो चल रहा है अपना, जिसका जैसे है जो चल जाता है। जैसे भी बीच में कांचा बादाम वाला चल गया था, खूब लोग चलाए, मजा लिए हैं। तो चलते रहता है, जो चल जाता है उस पर लोग बनाते रहते हैं। आप भी देख के मजा लीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए, ही नहीं खाली देखने लगे तो 1 घंटा रीले देखते मजा ना आता है। खूब देखते, बस सरकाना है, देखना है तो खूब सरका के देखते होंगे। तो अब इस कंसेप्ट का यूज करके हम क्या बताने वाले हैं, अगर हम उन्होंने बोला कि अगर हम 1 यूनिट का वर्क करें और 1 यूनिट के वर्क करने से अगर उस बॉडी में 1 यूनिट का हीट जनरेट हो जाए, क्या जनरेट हो जाए, हीट जनरेट हो जाए। अगर किसी बॉडी पे 1 यूनिट का वर्क करे और उसके में 1 यूनिट का हीट जनरेट हो जाए, तो उस केस में 1 यूनिट का वर्क करे तो 1 यूनिट का हीट जनरेट हो गया। तो हमको पता है W बराबर 4.18 Q होता है। यहां मैं लिखने वाला हूं जूल पर कैलोरी और इंटू Q। तो आप देख सकते हो, मैं इसको मिटा दिया थोड़ा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 4.18 जूल पर कैलोरी इंटू 1। तो आप क्या देखोगे, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, या इसी को बोलते हैं 4.2 जूल। यही बचपन में आप पढ़े रहते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। क्लियर है? मतलब 1 कैलोरी अगर किसी को हीट देंगे तो 4.2 जूल वर्क कर सकता है। या अगर मैं 4.2 जूल वर्क करूं, तो अगर मैं 4.2 जूल वर्क करूं तो 1 कैलोरी का हीट मैं पैदा करूंगा। या अगर मुझे 1 कैलोरी का हीट दे दिया जाए, जैसे हम खाना खाते हैं उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। खाना खाते तो एनर्जी मिलती है, तो अगर हम ऐसा खाना खाएं जिससे हमको 1 कैलोरी का हीट मिल जाए, 1 कैलोरी की एनर्जी मिल जाए, तो हम उससे 4.2 जूल वर्क कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, 1 कैलोरी से हम हमेशा 4.2 जूल वर्क करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, W बराबर JQ होता है। हम लोग ये जो J होता है, इसका नाम थोड़ा पीछे हम लग रहा है नहीं लिखवा पाए हैं, तो आज लिखवा दें। इसी J को कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट कहते हैं। इसको जो है हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट कहते हैं। और यही मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट जो होता है वो क्या होता है, यही कन्वर्जन फैक्टर है, जिसका वैल्यू 4.18 जूल पर कैलोरी होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने हीट के बारे में एक जनरल सा कंसेप्ट की पढ़ाई किया।
तो इसी के साथ हीट का ये टॉपिक आज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि हीट एक्सचेंज के वजह से टेम्परेचर में क्या चेंज होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, लिक्विड की क्या होती है, गैस की क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले एक सबसे जरूरी सूचना आपके लिए है कि प्लीज आप इस वीडियो को देखें। अगर अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करें, अगर बुरा भी लगता है तो भी आप हमें कमेंट करें और आप हमें बताएं कि इसको और अच्छा से कैसे किया जा सकता है। और अगर आपको कोई डाउट है तो उसमें जो दिया गया नंबर होता है उस आप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन या जो चीजें हैं कोचिंग से रिलेटेड अगर कोई जानकारी लेनी है तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, आप वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, ताकि जो बच्चे 11th फाउंडेशन में हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को फायदा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, शुरू में गांव से अपने पढ़ने आते हैं या कहीं से भी पढ़ने आते हैं, उनका बेसिक क्लियर नहीं होता, तो थोड़ा बहुत 2-4 महीना बड़ी बड़ी कोचिंगों में भीड़ रहती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, 300-300 400-400 का बैच लगा हुआ है, बच्चों को समझ में नहीं आता। अब बेचारा बच्चा बैठ के मुंह बनाया हुआ है, उसी में चुप मन के बैठा हुआ है, तो अब वो पढ़ नहीं पाता। तो अब वो इस समय परेशान होता है कि करे तो क्या करें, जिए तो जिए कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी जिंदगी का क्या होगा। परेशान नहीं होना है, आपकी जिंदगी जैसी है बहुत अच्छी है और आगे बहुत अच्छी होने वाली है। आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो से नोट्स बनाइए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स को लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए और उससे आप हमारे कोर्सेज को भी ले सकते हैं, जिससे हम लोग शुरू से 11th के बच्चों को अब शुरू से फिजिक्स पढ़ाने का शुरुआत करेंगे, जिससे उनका 11th भी कवर करेंगे और 12th भी कवर होगा। अभी से लेके हम लोग अप्रैल मई तक 11th का पढ़ाएंगे, लगभग खत्म करेंगे और फिर मई से उनका जो है 12th का शुरू करेंगे, ताकि वो बच्चे जो नहीं पढ़ पाए उनकी सारी चीजें बेटर तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।